मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की एक बुक आई है अर्थव्यवस्था की। अब इसको समझना जरा, यहाँ पर ये चीजें हैं कि ट्रेडिशनल पॉइंट भी इसमें दिया गया है और करंट दोनों को कंपाइल किया गया है। और मजे की बात है कि इसका जो स्रोत होगा, इसके स्रोत बड़े अच्छे अच्छे हैं। कहाँ कहाँ से ये स्रोत लिए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो ये स्रोत लिए हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो कक्षा 9, 10, 11 इनकी जो बुकें हैं, 12 की बुकें हैं, सारे को जो है कंपाइल किए हैं। फिर ये न्यूज़पेपर को अपना बेस्ड बनाए हैं। और न्यूज़पेपर में क्या क्या, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, द मिंट, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण, ये सब जो है आपका न्यूज़पेपर भी शामिल किए हैं। और मजे की बात है कि यहाँ पर योजना, कुरुक्षेत्र जैसी सारी चीजें और इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी जो है ये लोग शामिल किए गए हैं, शामिल किए हैं, ठीक है ना। और मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसमें यही करना चाह रहा हूं कि ये पूरा बना बनाया मैटर है। बस मैं इसी को डिस्क्राइब करके समझाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक ना। जो कुछ अपडेट होना चाहिए वो कुछ मैं जो है साथ ही साथ जो है अपडेट करने का भी प्रयास करूंगा और एकदम सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। खैर, मजे की बात है कि ये बुक पूरा सिस्टमेटिक तैयार की गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया है कि अर्थव्यवस्था का महत्व क्यों है, चूंकि 15 से 20 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इसमें ट्रेडिशनल और करंट के दोनों क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, मतलब स्टैटिक और डायनेमिक आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी बुक को लेकर के जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे के जितने भी क्लासेस होंगे, आपका क्लास जो है डेली का डेली जाने वाला है, ठीक है ना। मतलब कि रेगुलर क्लास जाने वाला है, कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के अगर किसी प्रकार की कंटेंट की और भी चीजें ऐड करनी होंगी तो हम उसको ऐड करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पर ये लोग कक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के डायमेंशन से कौन कौन से टॉपिक हैं और मुख्य परीक्षा के डायमेंशन से कौन कौन से टॉपिक हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि ये प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक डाले हैं, फिर मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में ये डाले हैं मूलभूत अवधारणा, फिर राष्ट्रीय आय, फिर बचत, निवेश और पूंजी निर्माण, फिर उसके बाद आर्थिक नीति, मुद्रा, मुद्रास्फीति, आरबीआई, बैंकिंग, गैर निष्पादनकारी संपत्तियां, परिसंपत्तियां जिसको हम एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहते हैं, सरकारी बजट, कर और जीएसटी, भुगतान संतुलन। अब यहां पे देखना जरा, विनिमय दर, पूंजी निर्माण, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन और माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये सारा कुछ जो है प्री के डायमेंशन से ये दिए गए हैं, इनके द्वारा दिया गया है। फिर यहां पर देखेंगे आप तो मेंस के डायमेंशन से, मुख्य परीक्षा के डायमेंशन से कौन कौन से फैक्टर आएंगे, जैसे खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि सब्सिडी और विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दे, कृषि विपणन जिसे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद भूमि सुधार, भारत में बेरोजगारी और रोजगार से संबंधित मुद्दे, फिर उसके बाद आएगा गरीबी, फिर उसके बाद जो है नियोजन, फिर उसके बाद समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर उसके बाद जो है आधारभूत संरचना तथा निवेश मॉडल, फिर उसके बाद उद्योग, फिर यहां पर आप देखेंगे उद्योग, औद्योगिक नीति तथा एलपीजी सुधार, फिर उसके बाद खाद्य सुरक्षा, है ना, सॉरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फिर उसके बाद आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये लोग डाले हैं कि फसल प्रारूप और कृषि में सिंचाई, भंडारण, बफर स्टॉक, पशुपालन का अर्थशास्त्र और कृषि में ई तकनीकी तथा मशीनीकरण, ठीक है ना, और मशीनीकरण। फिर ऊर्जा में जो है विद्युत ऊर्जा और कच्चा तेल, रेलवे, सड़क, विमानपत्तन तथा बंदरगाह, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाला और संरचनात्मक विकास से। तो ये सारा कुछ जो है ये लोग अपना बढ़िया कैटेगराइजेशन किए हैं कि भाई प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में कौन कौन से सिलेबस के तौर पे आपको क्या क्या फैक्टर, क्या क्या जो है टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं मुद्रास्फीति को लेकर के। ये लोग मुद्रास्फीति से चीजें स्टार्ट किए हैं। जरा हम लोगों को जो पहला वाला टॉपिक पढ़ना है वो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पढ़ना है। मजे की बात है कि इस अध्याय में कौन कौन से आयाम पढ़ने हैं ये लोग दर्शा दिए हैं। जैसे मुद्रास्फीति की अवधारणा, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद कारण क्या है, गणना कैसे होती है, फिर उसके बाद सूचकांक इस पर आधारित, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण मतलब कि टारगेटिंग इन्फ्लेशन जो होता है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले उपाय और मुद्रास्फीति सूचकांक बांड, ठीक है ना। तो ये सारा चीज हमको पढ़ना है। अब यहां पर अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जो मुद्रास्फीति होती है उसका अर्थ क्या होता है। अब यहां पे देखना जरा कि जब निश्चित वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक वृद्धि हो एवं जिसके कारण मुद्रा मूल्य में कमी होने लगे, उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। समझना जरा कि जैसे ये पेन है, ये पेन जो 5 रुपए का था बढ़ करके इसका दाम 7 रुपया हो गया, जो मूल्य वृद्धि हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अच्छा, जब मूल्य वृद्धि होती है
वस्तुओं और सेवाओं में, तो जो देश की मुद्रा होती है ना, उसके मुद्रा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यही दिया है कि एक तो जो है क्रमिक वृद्धि होगी मूल्य में, और दूसरा क्या है कि इसमें मुद्रा के मूल्य में कमी होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम कहें ना कि लगातार जो है डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है, तो डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, क्योंकि भारत में एक फैक्टर है, महंगाई बढ़ रही है। तो मुद्रास्फीति के बढ़ने से रुपया डॉलर के मुकाबले भी कमजोर होगा। ये आपका जो है पहला वाला पॉइंट कहना चाह रहा है। दूसरा वाला पॉइंट अगर हम देखें, कह रहा है कि जब घरेलू देश में मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होती है, तब घरेलू देश का निर्यात क्या होता है, कम होता है। यहां पर बहुत आराम आराम से समझना। कह रहा है कि घरेलू देश का निर्यात क्या होता है, कम होता है, और आयात में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक ना। फिर कह रहा है कि जब किसी देश की मुद्रा की तुलना में घरेलू देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, और मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पर देखना जरा, कह रहा है कि अवमूल्यन सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जानबूझकर किया जाता है, जबकि मूल्यह्रास बाजार की शक्तियों मतलब कि मांग और आपूर्ति द्वारा स्वतः होता है। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि साहब जो मुद्रा का अवमूल्यन है वो सरकार या तो आरबीआई के द्वारा जानबूझकर किया जाएगा, लेकिन जब मूल्यह्रास होता है तो वो जो है बाजार की शक्तियों पर आधारित होता है। ठीक ना। तो यहाँ पर ये चीजें आप देख सकते हैं। मूल्यह्रास की स्थिति में जो है मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। नोट में कुछ दिया है, नोट में कह रहा है कि मुद्रास्फीति का संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से होता है, जबकि अवमूल्यन तथा मूल्यह्रास का संबंध वस्तुओं की सापेक्ष मुद्रा से होता है। ठीक ना। तो ये आप जो है समझ सकते हैं।